कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या होती है? तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, जहाँ बोला गया है कि द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो। सो ऑन एनालाइजिंग डेफिनेशन वी फाइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्ट ऑफ टू इसेंशियल एलिमेंट। दो चीज़ें हमने इस डेफिनेशन में देखी है। एक कि यहाँ पे एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट, सेकेंड इज व्हाट, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखें और सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिंपल एक एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो। पर एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ये दोनों टर्म क्या हैं, तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो what is agreement according to Indian Contract Act? So under section 2 subsection E of the Indian Contract Act 1872, agreement means the term agreement is defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other मीन्स दैट इज एन एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसके थ्रू एक दूसरे को कंसिडरेशन दिया जा रहा हो या कंसिडरेशन बन रहा हो। कंसिडरेशन मीन्स होता है इन रिटर्न कुछ भी। मीन्स अगर आप कुछ करते हो उसके रिटर्न में चाहे सर्विस, पैसे, इन काइंड कोई एनीथिंग, हम कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कंसिडरेशन। इन रिटर्न कुछ मिल रहा हो तो दैट इज कंसिडरेशन। सो नाउ व्हाट इज प्रॉमिस? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, प्रॉमिस मीन्स when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. Now, आपने देखा अभी कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट मीन्स वॉट हो कि प्रॉमिस होना ज़रूरी है, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिससे कंसिडरेशन हो रहा हो। नो प्रॉमिस मीन्स क्या? तो प्रॉमिस मीन्स कह रहे हैं कि एक्ट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि प्रॉमिस मतलब कि जब कोई पर्सन प्रॉमिस कर रहा हो, कोई प्रपोजल दे रहा हो और सामने वाला उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहीं पे वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। नाउ मीन्स क्या हो गया कि एक एन एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी and that other party gives his acceptance thereto. Means agreement means what? कि प्रपोज एक पार्टी ने प्रपोजल किया हो, दूसरी पार्टी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हो, जैसे ये पूरा होता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो अगर इन शॉर्ट कहें तो एग्रीमेंट मीन्स व्हाट? ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज एग्रीमेंट। नाउ सो देखा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। नाउ एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है जो कि कंसिडरेशन के लिए हो। ओके, देन प्रॉमिस क्या हुआ? प्रॉमिस हुआ एक प्रपोजल और उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, दैट इज प्रॉमिस। सो एग्रीमेंट इन कंक्लूजन क्या हो गया? प्रपोजल होना और प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। हमने ऑफर दिया पर एग्रीमेंट में तब तक नहीं होगा जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट ना हो। सिर्फ ऑफर से कुछ नहीं होगा, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो गए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एग्रीमेंट में, राइट। सो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है? एग्रीमेंट तो हमने देख लिया। इन्फोर्सिबल मीन्स एबल टू बी इम्पोज्ड, कैन बी एग्जीक्यूटेड, कैन बी अबाइड बाय लॉ। इन्फोर्सिबल मीन्स जो कि लॉ के द्वारा माना जाए, जो लॉ के द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा हो, जिसे लॉ माने लीगल। अगर हम सिंपली समझाएं आपको, तो जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमारा एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ मान रहा हो कि हाँ ये वैलिड है। अब देखिए कैसे, सपोज करिए कि एक पर्सन है और पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला, मैंने ए है, ए ने बी को बोला कि अगर आप सी को शूट कर दोगे तो मैं आपको 50 लाख रुपीज़ दूंगा। ओके, सीन अब यहाँ पे ऑफर हो गया, सामने वाली पार्टी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने कहा ओके डन, अब मैं शूट कर दूंगा सी को 50,000 के लिए, एक्सेप्टेंस हो गई। ना यहाँ ऑफर हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन में 50,000 रुपीज़ भी हो गए, ठीक है, और एक्सेप्टेंस भी हो गया। मीन्स वॉट? एग्रीमेंट डन। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस होता है एग्रीमेंट हो जाता है। ओके, लेकिन अब हुआ क्या? बी जो है सी को शूट नहीं करता है, वो रेडी नहीं हुआ, तो अब क्या हो गया? वो एग्रीमेंट तोड़ रहा है। तो क्या
ए इस चीज़ को कोर्ट में जाके बोल सकता है कि कोर्ट में ऐसे ही कि देखिए यहाँ पे इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया या इन्होंने एग्रीमेंट हमसे किया और अब ये एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये शूट करने के लिए बात की और शूट नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है। मीन्स वॉट कि एग्रीमेंट होने के साथ साथ उसे लीगल होना भी ज़रूरी है। मीन्स ऐसी चीज़ जिसे आप कोर्ट तक ले जा सकते हो, वो कोर्ट मान रही हो कि हाँ ये चीज़ वैलिड है, तो उसी को हम कहते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सो an agreement to become a contract must give a rise to a legal obligation which means a duty enforceable by law। उसका लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल होना मस्ट है, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। Thus it can be concluded that contract means what? Accepted proposal। proposal that is an agreement। agreement means ऑफर देना प्लस एक्सेप्टेंस लेना, तो एग्रीमेंट हो गया प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तभी वो क्या बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। नाउ एक नोटेशन होती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स व्हाट? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी होंगे वो एग्रीमेंट्स तो होंगे, पर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हों ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना मस्ट है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो। पर सारे एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल तो होते ही नहीं है। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था शूट का केस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? नहीं। दैट्स वाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक इन केस ऑफ डोमेस्टिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट। अगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो रहा है, सोशल एग्रीमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे लॉ प्रिज्यूम करती है कि पार्टीज डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। मीन्स व्हाट कि अगर कोई डोमेस्टिक या सोशल या पॉलिटिकल केस है और वहाँ एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट इन द सेंस व्हाट कि वहाँ पे प्रपोजल या ऑफर दिया जा रहा है और वो ऑफर एक्सेप्ट भी हो रहा है, तो वहाँ लॉ प्रिज्यूम करती है कि यहाँ ये जो पार्टीज इन्वॉल्व थी ऑफर और एक्सेप्टेंस में, उनका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई मीन नहीं था। इस पॉइंट पे एक बहुत ही फेमस केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस। बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस क्या हुआ था? हस्बैंड गोइंग फॉरेन and promised to pay monthly allowance but refused to pay after to his wife। मीन्स वॉट कि एक हस्बैंड है जो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा होता है और उस वक्त उसने अपने वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो फॉरेन जाने के बाद हर मंथ उसको कुछ ना कुछ रेम्युनरेशन पे करता रहेगा, मीन्स कुछ पैसे भेजता रहेगा। बट लास्ट होता क्या है कि वो फॉरेन जाने के बाद वो पैसे पे नहीं करता है, तो वाइफ क्या कर देती है? केस कर देती है। इस केस में जो लॉ का डिसीजन होता है वो ये होता है कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं या डोमेस्टिक या सोशल या पॉलिटिकल एग्रीमेंट होते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में नहीं आता है, ये इन जनरल हुआ है, अफेक्शन लव एंड ऑल के वजह से होता है। तो उस केस में हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। जब हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी नहीं मानेंगे। तो उस केस में क्या हुआ था कि वाइफ का केस रिफ्यूज़ कर दिया गया इसी ग्राउंड पे कि ये कोई इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जस्ट एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो ये ज़रूरी नहीं है, जैसा हमारा स्टेटमेंट कहा। सेकंड केस और होता है कि अगर केस कमर्शियल एग्रीमेंट का है तो यहाँ पे लॉ प्रिज्यूम कर लेती है कि जो भी पार्टीज़ हैं उनका इंटेंशन है कि वो बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करें। जैसे कि ए एग्रीज टू सेल ए स्कूटर एट ₹50,000 टू बी ऑन 15 Feb 2020। अब यहाँ पे क्या हुआ? ए एग्री कर गया, मतलब कि ऑफर आया था, एक्सेप्ट हो गया है कि बी को वो स्कूटर 50,000 में सेल कर देगा इस डेट को। नाउ इट्स एन एग्रीमेंट ऐसा जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है, सोशल पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स में क्या लॉ प्रिज्यूम करती है। इट्स ऑल ओवर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करने के लिए कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन। क्रिएशन या फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? तो एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड बेसिस जो बताई गई है वो है बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है आपका वैलिड, एक होता है वॉइड,
voidable, illegal एंड अनएनफोर्सेबल। इसके अलावा एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटेड एंड दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी। एंड द लास्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट को पार्ट किया गया, डिवाइड किया गया है, जो कि है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और होते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने देखा मेनली ये चार बेसिस हैं जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स होते हैं। तो क्रिएशन के बेसिस पे एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉज या नहीं, इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे वैलिड वॉइड वर्डेबल इलीगल एंड एनफोर्सेबल, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड एक्सक्यूटरी एंड ऑब्लिगेशन के बेसिस पे यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक बेसिस को और उसके टाइप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड फॉर्मेशन फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स रिटन और स्पोकन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? जो भी एक्सेप्टेंस या प्रपोजल या ऑफर हुआ है कि प्रॉमिस की जा रही है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो वर्ड्स में हो, मतलब वो एक्सप्रेसली एक्सप्रेस किया गया हो, साफ साफ आपको बताया गया हो कि देखिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो ओरली बोल के किया गया हो या फिर इन राइटिंग एग्रीमेंट बना के किया गया हो। सेकेंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन वर्ड्स। इम्प्लाइड मतलब इम्प्लाइड है, आप मानते हैं, ये जान जाते हैं, अपने आप इम्प्लाइड हो जाता है, मतलब समझ जाते हैं ये चीज़ कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है? प्रपोजल, ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे हो रही होगी? विदाउट इन वर्ड, मतलब चाहे वो ओरली या स्पोकन, किसी वर्ड के थ्रू नहीं हो रही होगी। यहाँ पे एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं किया गया कि देखिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये इम्प्लाइड होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे सपोज करिए आप रेलवे स्टेशन पे हो और आप ट्रेन से उतरते हो और एक कूली आता है और आपका लगेज उठा लेता है। इन दैट केस कूली लगेज उठा लेता है और जब आपको ड्रॉप करता है तो उसी वक्त क्या हो गया, आप समझ गए कि अगर कूली ने आपका सामान उठाया है तो आपको पे करना। तो ये क्या हो गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपका अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसने लगेज, अब अगर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है इस कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कुली को मना कर दोगे कि नहीं नहीं आप जो है हमारा सामान, हमारा लगेज मत उठाइए। पर अदरवाइज उसने लगेज उठा लिया तो आप समझ गए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो गए हो। अब उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको भी इन रिटर्न इन कंसिडरेशन कुछ पे करना, जो कि आप मनी दे देते हो उसे। तो दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ बोलने की जरूरत नहीं हुई, राइट। इसी तरीके से सेम सिचुएशन में आप कॉबलर का देख लो। कॉबलर को अपने शूज़ रखा तो कॉबलर समझ गया कि उसे शूज़ को बनाना है। सिमिलरली जैसे ही कॉबलर ने शूज़ बना लिया, आपको पता चल गया कि अब आपको पेमेंट करनी है। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थर्ड इज व्हाट? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बट ये रिजेंबल होता है, माना जाता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ either party to make a contract but law imposes a contract upon the parties। यहाँ पे जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन नहीं होता है, पर ये लॉ के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाते हैं। जैसे कैसे? ये एक सिचुएशन अराइज होती है लॉस्ट गुड के केस में। सपोज करिए कि कोई आपको एक सामान मिल गया, जो किसी का खोया हुआ सामान है, आपको वो चीज़ मिल गई है। तो इन दैट केस क्या हो गया? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो लॉस्ट गुड जिसका है आप उसको रिटर्न करो। अगर सामने से वो पर्सन आपको मिल गया कि हाँ ये गुड्स मेरे हैं और उसके पास प्रूफ है कि वो गुड्स उसके हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको वापस कर दो। तो क्या हो गया? ये लॉ इम्पोज कर दी कि अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में उसने मांगा आपको पे करना है, तो ये लॉ के इम्पोजेज हो गया है, आपका कोई इंटेंशन नहीं था। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स एक मैक्सिम पे वर्क करती है, दैट इज नो वन कैन बी रिच बाय अनदर लॉसेस। किसी दूसरे का नुकसान हो और आप अमीर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ खो गई है किसी की है तो वो उसका तो लॉस हो गया। अब वो चीज़ आप पाके, मान लीजिए पैसे ही हैं किसी के खो गए और आपको मिल गए, तो अब आप उसके बेसिस पर रिच हो जा रहे हो तो नहीं। अगर सामने वाली पार्टी आ जाती है और बोलती कि मेरे पैसे गिरे हैं आपने उठाए हैं, तो आपको वो पे करना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसका भी वो सामान है उसे रिटर्न कर दिया जाए। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लास्ट इज व्हाट? ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू by two or more parties using electronic means, जैसे ई कॉमर्स वगैरह, such as email is known as e-commerce contract।
इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स different parties या person create a network which are linked to other network through EDI electronic data interchange। एक सिंपल सा आपके दिमाग में मैं आपको फ्रेम कर दूं, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो इस टाइप के जो जैसे ही आप शॉपिंग के लिए कार्ट में अपने आप प्रोडक्ट को रखते हो, चूज़ करते हो और आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। अब सामने वाली पार्टी का क्या हो जाता है कि वो आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करे और आप उसको पे करो, जो भी आप पेमेंट का ऑप्शन चूज़ किए हो। मतलब अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो जब डिलीवरी आएगा तब पे करोगे, और बिफोर है तो आप पहले पेमेंट कर दोगे। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, right? This helps is doing business transaction using electronic mode. There are known as EDI contracts, साइबर कॉन्ट्रैक्ट या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको हम EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम ऑर्डर प्लेस कैसे कर रहे होते हैं, एक माउस की क्लिक से कर रहे होते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, ई कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम ऑनलाइन मतलब हम सेटेलाइट्स के थ्रू या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रिएशन या फॉर्मेशन के बेसिस पे ये चारों हो गए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबल समझते हैं जहाँ पे लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल हो, मतलब कोर्ट केस कर सकते हो, कोर्ट में आप जा सकते हो। तो उसके बेसिस पे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। It contains all the essential elements of a valid contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम अच्छे से जानते हैं, इसके प्रायर वीडियोस में हमने देख भी रखा है कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जिससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होता है। अंडर सेक्शन 10 हमने ये बात डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। तो वैलिड मतलब जब सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो अंडर सेक्शन 10 जो बताया गया है, फ्री कंसेंट का होना, कंसिडरेशन का होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना, अगर वो सारी चीज़ें हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज कोर्ट में जा सकती हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, void contract। void contract is what, contract which cannot be enforceable by a court of law। कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसे इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता, वहाँ नहीं जा सकते हैं। जैसे ये एक्चुअली होता कब है, जब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टीज थी और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट? कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको ये गुड्स जो है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बोला कि मैं आपको ये रॉ मटेरियल इस डेट को ट्रांसफ़र कर दूंगा, या मैं मान लीजिए कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको इस डेट को ट्रांसफ़र करूंगा, ठीक है? ओके फाइन, ए ओनर था। अब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से पहले ही ए की डेथ हो गई, या रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र करने से पहले ए की डेथ हो गई, तो अब वो क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टी ही नहीं रही, पार्टी की डेथ हो गई। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस कैसे होगी? तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम कोर्ट में ले ही नहीं जा सकते क्योंकि परफॉर्मेंस तो हुई नहीं। परफॉर्मेंस की डेट से पहले ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया, so that is void contract। Next is what, voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or otherwise others, is a voidable contract। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जब एक एग्रीमेंट हो रहा है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, पर इन्फोर्सेबल बाय लॉ दोनों पार्टीज के लिए नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टीज का होने कंपलसरी होता है, एक ऑफर दे रही होती है, एक एक्सेप्टेंस दे रही होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है पर अदर पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट आपको याद होगा, हमने डिस्कस कर रखा था। फ्री कंसेंट मतलब कोएर्जन नहीं हो, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। अब सपोज करिए ए और बी दो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है बी से, बी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बी से बोल रहा है कि आप ये वर्क कंप्लीट करो, इसलिए मतलब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब अपना अनड्यू प्रेशर उस पर डाल रहा है, लाइक किसी का पॉलिटिकल का डाल रहा है, या मैं कह लूँ कोएजन कर रहा है, डरा धमका के वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए रेडी करा रहा है, और बी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, कंप्लीट करती है। तो इन दैट केस बी एग्रीव्ड पार्टी हुई, क्योंकि उसे डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कराया जा रहा है। तो बी के लिए वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ। बी कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकती है, पर ए के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ए तो डरा धमका रही है,
ए तो उसको कोएर्जन कर रही है, अंडर इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट करा रही है, तो ए के लिए वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुआ, पर अदर पार्टी बी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके लिए वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब जहाँ एक पार्टी के लिए तो होता है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, पर अदर पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Last is what? Illegal contract. And illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. Illegal contract समझ लीजिए कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो पर्पस ही इलीगल हो गया। लाइक जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया मर्डर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसी को किडनैप करने के लिए, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट इलीगल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब लॉ से स्पेसिफिकली मना कर रखी है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, और तब आप उस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे इलीगल होते हैं। पर याद रखने वाली बात क्या है कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होंगे, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल होगा, ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ होगा और उसके लिए कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? वॉइड होंगे, उसे हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते, वहाँ परफॉर्मेंस की बात नहीं होगी। लेकिन सारे वॉइड एग्रीमेंट्स को हम इलीगल नहीं कह सकते। वॉइड एग्रीमेंट कब होगा? जब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है, राइट? तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे डेथ का केस आ गया था, तो हम उसको इलीगल नहीं कहेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो वो लीगल था, पर सडन या सडन इवेंट की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जाए, तो वो वॉइड हो जाता है। तो हम हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है, पर हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड ही है ये कंफर्म होता है, क्योंकि हर इलीगल एग्रीमेंट को उसको होता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो वो वॉइड ही होगा। तो ये तो हो गया इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे। एक लास्ट है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, मतलब सही है, सब कुछ तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सही है, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, that is absence in writing, bad by limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it, it is described as unenforceable contract। जहाँ सब कुछ सही था, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही चल रहा था, पर जो एग्रीमेंट है वो नहीं है, उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, साइन नहीं किया गया, डेट नहीं मेंशन है, या वो राइटिंग में सही तरीके से ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दोनों पार्टीज एक दूसरे पे स्यू, मतलब कोर्ट केस नहीं कर सकती हैं, तो ये क्या हो गया? अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब टेक्निकल एरर की वजह से आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, तो इन दैट केस दैट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे ये 5 टाइप होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या होता है। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, what is, if the consideration for the promise in a contract, that is any act or forbearance, is given or executed, such type of contract is called contract with executed कंसिडरेशन। मीन्स क्या हो गया है कि यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रॉमिस है या जो भी कंसिडरेशन, जो भी एग्रीमेंट के लिए जो बातें डिसाइड की गई हैं, वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, वो लोग कर देते हैं, परफॉर्मेंस डन हो जाती है, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करिए आप एक ग्रॉसरी शॉप पे जाते हो और वहाँ से शुगर परचेज करते हो, उन्होंने शुगर दिया और आपने उनको पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट डन, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस डन कर दी, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज वॉट? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। यहाँ पे क्या हो गया? कंसिडरेशन भी कंफर्म नहीं हुआ, कंसिडरेशन पे ऑफ नहीं हुआ। सपोज करिए, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसने अपने ट्यूशन के लिए मान लीजिए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब बी से बात करता है कि आप हमें ट्यूशन करा दीजिए, हमें आपसे ट्यूशन क्लासेस लेनी है। तो इन दैट केस क्या हुआ? ए ने उसको पेमेंट कर दी, और अब या ट्यूशन क्लासेस में जो सर हैं उन्होंने क्लास ले ली, अब ए उसको पेमेंट करेगा, तो यह पेमेंट उसने कर दी, क्लासेस अब आगे से चलेंगी, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक हो गया है, दूसरा कंसिडरेशन बाकी है, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि स्टूडेंट ने पेमेंट कर दी है और अभी जो ट्यूशन मास्टर ने क्लासेस नेक्स्ट मंथ लेते रहने होगी, तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी, कंसिडरेशन अभी बाकी है, मतलब एक परफॉर्म कर ही रहा है, तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस इन फ्यूचर, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के बेसिस पे एक होता है यूनिलैटरल, दूसरा बायलैटरल होता है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच
in which only one party has to perform his promise or obligation to do or forbear. यहाँ पे एक साइडेड की परफॉर्मेंस होती है. सपोज कर लीजिए, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक मिसिंग बॉय की कंप्लेन की. ए ने कहा कि जो कोई भी इस मिसिंग बॉय को ढूंढ के लाएगा उसे मैं 50,000 पे करूँगा. अब यहाँ पे क्या हो गया, उसने अपने साइड के काम को कंप्लीट कर दिया कि 50,000 वो पे करेगा. अब सेकेंड पार्टी जो कोई भी उसको ढूंढ के लाएगी, जब ढूंढ के लाएगी तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा. तो यूनिलेटर एक साइड की पार्टी परफॉर्मेंस दे चुकी होती है, मतलब एक साइड की पार्टी ने काम कंप्लीट कर रखा था. ए ने बोला जैसे कि मिसिंग बॉय को जो ढूंढ के लाएगा मैं 50,000 पे करूंगा, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया. अब जब भी जो भी ढूंढ के लाया उसने 50,000 उसको दे देना है. दैट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट. अब सेकेंड पार्टी का हमें डिसाइड नहीं है, वो कोई भी हो सकती है, जो भी ढूंढ के लाएगा वो हो जाएगी. Bilateral contract where the obligation or promise in a contract is outstanding on the part of both the parties. It is known as bilateral contract. जहाँ पे obligation और promise दोनों parties की outstanding है, दोनों parties को performance करना बाकी है. That is bilateral contract. For example हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी थे, तो ए ने अपना प्लॉट सेल किया बी को, राइट. तो जब बी को सेल करने के लिए उसने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया तो बी ने उसको 25,000 पे कर दिया. ठीक. अब बी ने बोला कि जिस डेट को आप हमें हमारी सेल या टाइटल डीड ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी के पैसे रिमेनिंग अमाउंट हम उस डेट को ट्रांसफ़र करेंगे. तो यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हो गए, पर दोनों की परफॉर्मेंस या दोनों की चीज़ें क्या है, अभी फ्यूचर में होनी बाकी हैं. वो जिस डेट को टाइटल डीड ट्रांसफ़र करेगा उस डेट को वो रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा. तो दैट इज़ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किन किन बेसिस पर हम इसे डिवाइड करते हैं. तो विश यू ऑल द बेस्ट.